कुछ आपकी बड़ी सुंदर सी लाइनें जो हमने लिखी हैं, जैसा ये आपने किसी एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदी में लिखना नंगों के सर में लॉन्ड्री जैसा है। है मैंने आपको सुना ही रहा था अभी कि हिंदी में कोई इतनी मेरी किताबें सामने पढ़ी हैं, वो इतनी और होंगी। हाँ। आप अगर इन सब की रॉयल्टी भी देख लें हाँ, तो मेरा 2 महीने का घर का खर्च ना चले, उतनी है जिंदगी की कमाई, उतनी है। जो पैसा भी आया वो पुरस्कारों से आया कि पुरस्कार कुछ बड़े मिल गए, जो पैसा आया फिल्म में आया कि फिल्म में लिख रहा हूँ। वरना हिंदी में लिखना मतलब लॉन्ड्री, नंगों के शहर में लॉन्ड्री की दुकान खोलना कि भाई नंगे क्या धुलवाएंगे, कुछ नहीं है ना। बल्कि हो सकता आप कपड़े पहन के दुकान खोले हो तो आपको ही उतार के ले जाएं। तो इसलिए नंगों के शहर में लॉन्ड्री की दुकान है, हिंदी में लिखना। ये तो मीडिया आ गया जिससे कुछ पैसे आने लगे। आपने एक बार बोला था किसी प्रोग्राम में मेरे सामने कि बुंदेलखंड के लोग तो पैदाइशी व्यंग्यकार होते हैं। हाँ, लिखते नहीं है। हाँ, मैंने ये माना है कि बुंदेलखंड में कुछ लोग तो खासकर मेरे रिश्तेदारों में ही है। मेरा भाई है, मेरा इमीडिएट छोटा भाई जो लेफ्टिनेंट जनरल है आर्मी का, वेद चतुर्वेदी, डॉक्टर भी हैं बहुत बड़े। वो उसका स्पोकन ह्यूमर, बोलने वाला ह्यूमर इतना ज़बरदस्त है, तो वो कभी लिखे तो मैंने कहा तू तो मेरे से बढ़िया लिखे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। आपने एक बार बोला था मैं व्यंग्य के कोण से दुनिया को देखता हूँ। हाँ, मैंने वो तो शुरू में बोल दिया आपको कि लोग क्रोचवध को कितनी तरह देख सकते हैं। मेरे को मैं व्यंग्य के इलाज से देखता हूँ। तो वो है, भगवान ने वो दृष्टि दी है कि मैं हर एंगल में किसी मिलता भी हूँ तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड उस आदमी को व्यंग्यात्मक ढंग से भी एब्जॉर्ब करता रहता है कि उस आदमी में क्या विसंगतियाँ हैं, कैसा आदमी है। तो और इसी को लिखना है। एक बार आपने बोला था व्यंग हंसाने की बात नहीं है, व्यंग तो रोने की बात है और हंसाने की कला है। हाँ, ये क्या है? देखिए क्या है, जैसे क्रोचवध की बात करूं, और क्रोचवध से जब चूंकि बात शुरू हुई है तो क्रोचवध तो रुला देना चाहिए। एक निर्दोष पंछी, और वो क्रोचवध तो जिसने उनको कहा था वो तो मैथुन रथ थे। बिल्कुल। एक उसके दौरान मार दिया उसको, और उसमें किसी को, जब वो आनंद के परम आनंद के क्षणों में था, किसी ने उसे मार दिया, उसकी कोई गलती नहीं। तो आपको कायदे से, अगर आप सही में आदमी हैं तो आपको ये चीज़ हिला देना चाहिए कि कोई एक निर्दोष को वो मार देता है। तो ये तो करुणा हो गई, व्यंग्य में करुणा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मैं इसको कहूँ व्यंग्यकार के तौर पे तो मुझे इसे रोचक ढंग से कहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी लिखने तरीका ये है कि आप पढ़ते पढ़ते हंसें और जब बंद करें तो रोएं। क्या बात? मेरी सारे उपन्यासों में ये है कि पढ़ते हो आप हंसते जाते हो, पर आप जब बंद करते हो तो जो बात मैंने हंसते हंसते कही है वो आपको रुला देती है कि यार क्या बात है ये वाले। तो ये कला जरा कठिन है। राज कपूर और चार्ली चैपलिन की कला है बिल्कुल कि आप हंसते भी जाते हो, रोते भी जाते हो। जो हास्य व्यंग्य से करुणा की ओर जाए वही व्यंग्य है। वही, हाँ, जो हास्य के जरिए करुणा को उजागर करे वो व्यंग्य। तो वो है, वो टिपिकल 2 उदाहरण फिल्मों से हैं, चार्ली चैपलिन है और राज कपूर की फिल्में हैं, जहाँ बहुत बड़ी बात जीवन के बारे में, बहुत करुणाजनक बात भी, प्यार के बारे में, धोखे के बारे में, सबके बारे में वो कह रहे हैं और हंस हंस के। तो वो है। डॉक्टर साहब, कोई नई पीढ़ी में जो आपको लग रहे हैं बढ़िया लिख रहे हैं, व्यंग्य आपकी जो विधा है उसको आगे ले जा रहे हैं? होंगे, बहुत से हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छे लिखते भी हैं। नाम तो 2 तरह से नहीं लूँगा। एक तो मैं एन मौके पे, आप अगर अचानक मुझसे पूछ लोगे तुम्हारा नाम क्या है, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है कि नाम ज्ञान चतुर्वेदी है ना। तो ना तुम्हारा नाम, मैं भी किताब पे लिख रहा था कि प्रिय, तो मेरे सोचना पड़ा था ब्रजेश राजपूत, जबकि आपके सालों का संपर्क है तो मेरे नाम जल्दी से भूल जाते। पर हाँ, कुछ लोग कोशिश तो कर रहे हैं, नई पीढ़ी। वैसे मैंने कहा कि व्यंग्य लिखना इतना कठिन विधा है कि हर भाषा में, उर्दू में सबसे ज़्यादा हुए हैं व्यंग्यकार जो जेन्युइन अच्छे व्यंग्यकार, वरना मराठी में, गुजराती में, आज तक बड़ी भाषाएं हैं, साउथ में, इंग्लिश में, हिंदी में गिने चुने व्यंग्यकार हैं, 4-5। व्यंग्य एक बहुत कठिन विधा है, जानना, सीखना और उसे मेंटेन करना, बनाए रखना। कुछ लोगों ने 1-2 रचनाएं लिख दी, उसके बाद वो उतर गए कि आपको वो एक अलग ही किस्म की आग है। मगर मैंने आपको कई बार सुना आप व्यंग्य के अलावा कविता पे खूब अच्छा बोलते हैं। हाँ, मैं कविताएं खूब पढ़ते हैं। को कविता की समझ भी आपको होनी चाहिए। व्यंग्य लिखने के लिए मैंने शुरू में साथ बात करी आप कि कविता समझते हो तो ही व्यंग्य लिख सकते हो, कविता नहीं समझते तो व्यंग्य नहीं लिख सकते। क्योंकि कविता को समझने में एक वो संवेदना चाहिए जो फिर आपको व्यंग्य तक पहुंचाती है। तो बीच में कविता की नाव तो है व्यंग्य। अब मैं पूछूं कि अब नया क्या? 7 उपन्यास अपने आप में, सूरज का 7वां घोड़ा तो हो गया, 7 उपन्यास हो गया, अब 8वां घोड़ा क्या? नहीं, देखिए अभी तो एक मेरा उपन्यास करीब करीब कंप्लीट है, जो मैंने
मेरे मित्र थे अंजनी चौहान, जी, बहुत जी। विचित्र चरित्र थे। बहुत बढ़िया, और मुझे एकदम याद आ उन गया। पर मैंने एक संस्मरणात्मक उपन्यास लिखना शुरू किया था और वो मर गए बेचारे बीच में ही, कोरोना तो में। कुछ उनका रह गया। जी जी। पर एक वो करीब 150-200 पेज में लिख चुका था, उनसे पूछ के लिखा है। उनकी जीवन इतना रंगीन रहा है कि मुझे लगा था ये रंगीन जीवन अगर दुनिया के सामने नहीं आया तो एक थे असू, एक थे बसु, उर्फ दास्तान अंजनी चौहान, क्या? इस नाम से कुछ छपे थे उसके। अब वो चूंकि पूरा बसु का, एक थे असू मतलब मैं, एक थे बसु मतलब अंजनी चौहान। हमारी माँ जब कहानी सुनाती थी तो यहाँ से शुरू करती थी कि एक थे असू, एक थे बसु, असू ने ऐसा किया, बसु ने ऐसा किया, ऐसे करके कहानी सुनाती। तो मैंने उसका नाम लिखा था जैसी मेरी माँ कहानी। अब वो आधा रह गया, उपन्यास में भी 100 पेज और होने चाहिए थे जो रह गए, और बिना उनसे पूछे मैं बेईमानी करूँगा कि मैं उस उपन्यास को कहीं एंड करूँ। तो मैंने उससे संस्मरणात्मक उपन्यास बनाते हुए अपने संस्मरण भी जोड़ के एक उपन्यास लिखा है। अब उसको नाम कर दिया है एक थे असू। अच्छा। एक थे असू, अब बसु भी उसमें है। हाँ। उसमें एक चैप्टर एक थे बसु का है जो 150 पेज का है, अपने पिता पर, अपने बचपन पर और सबको मिलाते हुए प्रभु जोशी की मौत पर, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र, इन सबको मिला के मैंने एक अपने मेडिकल कॉलेज डेज पर अब एक ऐसी किताब को करीब करीब कंप्लीट है। जी जी। वो एक अगली किताब आएगी। और एक किताब अभी तो राजकमल ने बात की है मेरे से, करीब 700 रचनाएं मेरी नई जो कहीं नहीं छपी हुई, 700 व्यंग रचनाओं की एक मोटी सी वो, जिसको बाद में वो 70 रचनाओं की एक वो 10 संकलन निकाल देंगे उसके, वो भी एक प्लान में है। पर पहला एक लाइब्रेरी एडिशन सारी रचनाओं का, वो भी पुरानी रचनाएं नहीं है, रचनावली टाइप की। रत्नावली टाइप की नहीं, वही तो नई रचनाएं उनमें। रत्नावली में तो जाने कितना हो जाएगा। हाँ, रत्नावली बिक जाएगा प्रकाशक छापते छापते। तो वो एक किताब प्रपोज्ड है। और एक उपन्यास लिखना शुरू किया है जो आपसे मैं बात कर रहा था कि बुंदेलखंड में धर्म जो हमारे समाज में है, धर्म, धार्मिक विचार, धार्मिक अंधविश्वास और एक धार्मिक मन, एक वो कैसे काम करता है, लोग साधु कैसे बन जाते हैं, लोग साधुओं के लिए कितने व्यग्र होते हैं, कैसे वो छोटी छोटी मड़ियाँ बनी हैं तो उन पर लोग पूजा पाठ करते हैं, मनौती मांगते हैं, पूरी हो तो क्या करते हैं। वो पक्ष रह गया था मेरा बुंदेलखंड का लिखने को। 3 उपन्यास बुंदेलखंड में हैं पर वो अलग थे, ये चौथा में करना चाहता था। तो मैं अभी बहुत सारा होमवर्क करके आया, गाँव तक आया, तो वो लिख रहा हूँ। वो 2 साल लगेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। सब इंतजार रहेगा आपके उस उपन्यास का जो चौथा बुंदेलखंड पे आ रहा है, क्योंकि मैं ही बुंदेलखंड से हूँ। और बहुत आपको सुनना बहुत इंस्पायरिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है, और आपको लगातार लेखन, हम जितने सब नए लोग हैं उनको सिखाता है, प्रेरणा देता है।